अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 29 कंडक्ट हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के टेस्ट में, जो एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, तो इनको हम अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ आपने उनको नोट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स फॉर्मेशन इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ड्यू टू। स्टूडेंट्स देखें, जो रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली दीज आर ड्यू टू द सम मेटल्स लाइक, इसमें ज़िरकोनियम है, ज़िरकोनियम मेटल रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स बनाती है। इस तरह टाइटेनियम है, वेनेडियम है, कुछ मेटल्स हैं जो रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स हैं बेसिकली दीज आर ड्यू टू दी एटोमाइजेशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन। जब आपका हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है और जब उसकी आप एटोमाइजेशन करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में आपके रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है और वो आपके रिज़ल्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द बैकग्राउंड इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है, जबकि एटॉमिक इमिशन में जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसकी जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्लैक होती हैं, जबकि इमिशन की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्राइट होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो एफएससी में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ यूज टू कन्वर्ट द सैम्पल इनटू द मिस्ट। तो सिंपल नेबुलाइज़र हम यूज़ करते हैं, तो नेबुलाइज़र क्रिएट द फाइन स्प्रे एंड इट कन्वर्ट द सैम्पल इनटू द मिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोल्ड वेपर मेथड इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था डिफरेंट मोड्स ऑफ ग्रेफाइट फर्नेस। तो उसमें कोल्ड वेपर मेथड बेसिकली दिस इज दी प्रेफरली यूज़ फॉर दी क्वांटिफिकेशन ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी जो होता है ये हाईली वेपर्स फॉर्म में होता है, टॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोल्ड वेपर मेथड यूज़ करना पड़ता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं और मरकरी की जो Hg2+ फॉर्म होती है वो उसकी एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है। तो ये हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the maximum temperature obtained by the acetylene डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड फ्लेम इन द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैंने डिफरेंट फ्लेम दिए थे, लाइक उनकी जो हाइड्रोकार्बन था और ऑक्सीडेंट की जो रेशो थी और उसके साथ जो टेम्परेचर था वो मैंने एक टेबल दिया था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वो होता है एस्टेलीन ऑक्सीजन का, और उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो होता है एस्टेलीन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का, और उसकी रेंज ऑलमोस्ट आप कह लें 2900 समथिंग केल्विन टेम्परेचर हमने बताया था, और डिग्री में लें तो ये 2700 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी तकरीबन वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सैम्पल इज़ ड्रॉन इनटू द फ्लेम बाय द सपोर्ट ऑफ गैस बाय द इफेक्ट। वो जो गैस होती है उस ट्यूब के अंदर, तो वो गैस बेसिकली क्या करती है, वो आपके सैंपल को फ्लेम की तरफ पुश करती है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट यूज़ होता है, तो इसमें वेंचुरी इफेक्ट यूज़ होता है, और ये आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में हमने डिटेल में वहाँ देखा होगा आपने वेंचुरी इफेक्ट। तो वेंचुरी इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जितनी नैरो ट्यूब होती है तो उतनी जो है ना वो जो आपका फ्लूइड होगा, आपका जो एनालाइट होगा, सैंपल होगा, वो उतनी स्पीड के साथ वहाँ से गुजरेगा। तो इट क्रिएट दी वैक्यूम, बेसिकली वो जो गैस होती है उसकी स्पीड की वजह से वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है इन द ट्यूब, और वो क्या करती है, सैंपल को विदड्रॉ कर लेती है इनटू द फ्लेम। तो ये बेसिक वही वेंचुरी इफेक्ट है जो हम फिज़िक्स में पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी वही इसका असूल एप्लीकेबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनोड ऑफ हालो कैथोड लैम्प इज़ मेड अप ऑफ। तो हालो कैथोड लैम्प का जो एनोड होता है वो बेसिकली टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, और इसका जो कैथोड होता है वो एलिमेंट्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिस एलिमेंट्स को हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है, जिसको एस्टिमेट करना होता है, तो उसको हम कैथोड बनाते हैं, और एनोड जनरली टंगस्टन एलिमेंट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ सेंसिटिव वन। तो इनमें से कौन सी टेक्निक जो है जो वो मोर सेंसिटिव है, तो बेसिकली इसमें जो फ्लोरोमीट्री है जिसको हम कहते हैं, फ्लोरोमीट्री इज़ दी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इज़ यूज टू मैयर द फ्लोरिसेंस। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, फ्लोरिसेंस मैयर करते हैं, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज एटॉमिक फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दिस इज़ नोन एज फ्लोरोमीटर, ठीक है। तो ये मोर सेंसिटिव टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू दी
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमिशन, बिकॉज ये 1000 टाइम ग्रेटर इसके पास सेंसिटिविटी होती है, बिकॉज फ्लोरिसेंस इमिशन ऑफ लाइट एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो बेसिकली यहाँ फ्लोरिसेंस जो लाइट की इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिसेंस होती है एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ, और इसकी लो डिटेक्शन लिमिट होती है, और ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम ग्रेटर इसकी सेंसिटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को सबसे पहले जो है ना वो इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलन वॉश। क्या था उसका कंप्लीट नाम है? एलन वॉश। इसने इसको डिस्कवर किया था इन 1950 में, इसने इसको डिस्कवर किया था इस इंस्ट्रूमेंट को, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक रिलाई ऑन द एनालाइट एग्जिस्टिंग। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक में जो हमारा एनालाइट होता है वो बेसिकली एज फ्री एटम इन द गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में होता है, वेपर फेज में होता है, लेकिन उसके फ्री एटम्स होते हैं और वही आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या होते हैं, एक्साइट होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र इज़ मेड अप ऑफ। तो हम जो एटोमाइज़र यूज़ करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसमें हम डिफरेंट एटोमाइज़र यूज़ करते हैं। तो उसमें से एक था इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र्स। तो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र्स में बेसिकली हमारे किसका बना होता है, वो ग्रेफाइट फर्नेस का बना होता है। दिस इज़ दी बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है। तो उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी। वॉल अलॉन्ग दी वॉल हम उसको करते थे, प्रोब यूज़ करते थे, प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। तो डिफरेंट टाइप्स थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द सेल यूज्ड इन द फ्लोरिसेंस इज़ मेड अप ऑफ। तो फ्लोरिसेंस में हम जो सेल यूज़ करते हैं सैंपल के लिए, तो वो किसका बना होता है, वो बेसिकली आपका क्वार्ट्ज सेल होता है। क्या होता है, जो क्यूवेट जिसको हम कहते हैं, क्वार्ट्ज की बनी होती है इन द केस ऑफ फ्लोरिसेंस। इसी तरह बाकी आप गिलास यूज़ नहीं कर सकते, फ्यूज सिलिका भी आप इसमें जनरली यूज़ नहीं करते, बिकॉज ये क्या करते हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जी सोर्स विद द मल्टी एलिमेंट कैथोड। तो मल्टी एलिमेंट कैथोड हमने यूज़ किया था, एक सिंगल एलिमेंट है, मल्टी थी, और उसके बाद डबल एलिमेंट है। तो उसमें हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। तो उसकी जो शॉर्ट लाइफ होती है, किसकी होती है, मल्टी एलिमेंट कैथोड की शॉर्ट लाइफ होती है और स्टेबल भी नहीं होता, जबकि जो सिंगल एलिमेंट होता है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है, और मोर एफिशिएंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्पटरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट हमने बात की थी इसमें। जो स्पटरिंग प्रोसेस होता है बेसिकली हॉलो कैथोड लैम्प के अंदर, तो ये कोटेड एलिमेंट इनटू द गैसियस एलिमेंट। जो आपका कोटेड एलिमेंट होता है, जो हॉलो कैथोड लैम्प कैथोड के ऊपर कोटेड होता है, वो बेसिकली क्या होता है, जब गैस उसकी वॉल के साथ टकराती है और एक दूसरे के मालिक्यूल के साथ टकराती है, एक दूसरे के मालिक्यूल, तो उस केस में आपका जो एलिमेंट होता है कोटेड एलिमेंट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज़ नाउन एज स्पटरिंग। तो ये बेसिकली स्पटरिंग होता है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ प्री मिक्स बर्नर। तो देखें स्टूडेंट्स, बर्नर जनरली 2 टाइप्स के बर्नर हम यूज़ करते हैं। एक होता है प्री मिक्स बर्नर और एक होता है टोटल कंजप्शन बर्नर। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस देखें तो प्री मिक्स बर्नर जो होता है ये लॉन्ग पाथ लेंथ होती है, इसमें क्या होती है, लॉन्ग पाथ लेंथ होती है। इसके अलावा स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट जनरली हम यूज़ करते हैं, जो इसमें ड्रॉपलेट बनता है इन केस ऑफ प्री मिक्स। तो ड्रॉपलेट जो सैंपल का होता है, ये एनालाइट का होता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जब स्मॉल होता है तो ये ड्रेन में नहीं जाता, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आपकी जो ऑटोमाइजेशन होती है वो भी इजी हो जाती है, एंड दिस इज़ द बेस्ट बर्नर एज़ कम्पेयर टू द टोटल कंजप्शन बर्नर। अगर हम इसको टोटल कंजप्शन बर्नर की बात करें तो उसमें लार्ज ड्रॉपलेट बनता है और वो ड्रेन में चला जाता है, तो जिससे आपका एक्चुअल में रिज़ल्ट सही तरीके से नहीं आता और इसकी ऑटोमाइजेशन भी क्या होती है, वो डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बैकग्राउंड इंटरफेरेंसेस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आर मेनली ड्यू टू दी। ये जो बैकग्राउंड बेसिकली हमारे पास जो इंटरफेरेंसेस होती हैं, ये फ्लेम प्रोडक्ट्स की वजह से होती हैं, ठीक है, फ्लेम मैट्रिक्स की वजह से होती हैं, फ्लेम के प्रोडक्ट्स की वजह से, जैसे हमने बात की थी। कार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं ना, कार्बन CH है और इसके अलावा CN है। तो डिफरेंट दीज आर दी सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ये फ्लेम मैट्रिक्स हैं, और इनकी वजह से आपकी एनालाइट की पीक जो है, एनालाइट का जो सिग्नल होता है वो इनके साथ क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, और मैच कर रहा होता है। तो ये इनको हम कहते हैं बैकग्राउंड इंटरफेरेंसेस। 17
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कैन बी यूज्ड इन द एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं, लाइट सोर्स। तो उसमें हालो कैथोड लैंप भी हम यूज़ करते हैं, ज़ीनॉन आर्क लैंप भी यूज़ करते हैं, लेज़र्स भी यूज़ करते हैं। तो इनमें से कुछ स्पेसिफिक हैं, हर हवाले से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बहरहाल दीज ऑल दी कैन बी यूज इन दी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सॉलिड सैंपल्स कैन बी डायरेक्टली एनालाइज बाय द यूज़ ऑफ। तो सॉलिड सैंपल को आप डायरेक्टली फर्नेस में रखें, बाय द प्रोब रखें, ठीक है, या प्लेटफॉर्म पे जाके रखें, या डायरेक्टली उसकी वॉल के साथ इंसर्ट करें और आप उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है और आप उसका वो सॉलिड सैंपल फ्री एटम में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप एनालाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वो फर्नेस जो होती है वो जो है ना वो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होती है। तो हम जनरली वोल्टेज अप्लाई करते हैं ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द फर्नेस, तो जिससे वो हीट अप सैंपल होता है और वो फ्री एटम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। रिलीजिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो प्रिवेंट करते हैं बेसिकली इनाइनिक इंटरफेरेंसेस को। तो हमने बात की थी जो कार्बोनेट्स होते हैं या फास्फेट्स होते हैं तो वो बेसिकली इनाइनिक स्पीशीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, तो हमारा एनालाइट उनके साथ रिएक्ट कर जाता है। लाइक कैल्शियम की हमने बात की थी, कैल्शियम इनके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, रिलीजिंग एजेंट डालते हैं लाइक लेंथियम नाइट्रेट LaNO3 थ्राइस। क्या यूज़ करते हैं, लेंथियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, लेंथियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और उसको कैल्शियम को रिलीज़ कर देता है उस कंपाउंड में से। तो दिस इज़ नाउन एज रिलीजिंग एजेंट। तो इसको हम कहते हैं इनाइनिक इंटरफेरेंसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ चॉपर इन दी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चॉपर का जो मेन फंक्शन होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसका मेन फंक्शन होता है टू ब्रेक द स्टेडी लाइट इनटू द पल्सेटिंग लाइट। तो वो लाइट की क्या कर देता है, सिग्नल की पल्स में क्रिएट कर देता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ चॉपर इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जबकि एमिशन में हम इसको यूज़ नहीं करते जनरली। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इमिशन सिस्टम इन द फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री में इमिशन सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें जो बर्नर है, ठीक है, तो वो भी बेसिकली हमारा एमिशन सिस्टम का पार्ट है। एटोमाइज़र भी हमारा एमिशन सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो फ्यूल गैस एंड देयर रेगुलेशन, तो ये भी इमिशन सिस्टम का पार्ट है। जो मॉड्यूलेटर रहता है बेसिकली ये हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। तो ये एटॉमिक फ्लेम फोटोमेट्री में हम इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्यूल यूज इन द एटॉमिक फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसको हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते। तो जनरली हम हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं, लाइक प्रोपेन है, हाइड्रोजन भी हम यूज़ कर लेते हैं, एस्टालीन है। तो कैम्फोर ऑयल इज़ नॉट यूज्ड एज अ फ्यूल इन द एटॉमिक फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 एट व्हाट प्रेशर शुड द गैसेज सील ट्यूब बी दी मेंटेन्ड इन दी हालो कैथोड लैम्प। तो हालो कैथोड लैम्प है बेसिकली जो हमारे पास इनर्ट गैस होती है, लाइक आर्गॉन है या नियॉन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो प्रेशर होता है वो जनरली 1 to 5 टॉर होता है। क्या होता है, 1 to 5 टॉर उसका प्रेशर होता है। 24 एक्साइटेड एटम्स रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। तो जैसे ही एक्साइटेड एटम क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, तो ये अनस्टेबल होते हैं और ये बहुत ही मिन्यूट टाइम में ये क्या होते हैं वहाँ स्टे करते हैं और दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और ये 10 डेज़ के बाद -8 सेकेंड टाइम में ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो दिस इज़ दी वेरी अनस्टेबल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 फ्लेम इज़ यूज्ड इन द फ्लेम फोटोमीटर। तो बेसिकली फ्लेम हम जो यूज़ करते हैं फ्लेम फोटोमीटर में, मैंने आपको कहा था कि फ्लेम फोटोमीटर में या फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लेम के डिफरेंट वर्क हैं। तो वो एज अ एटोमाइज़र भी काम कर रहा होता है, वो एज अ एक्साइटेशन सोर्स भी काम कर रहा होता है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर हम बात करें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में तो वहाँ फ्लेम एज अ एटोमाइज़र काम कर सकता है, बल्कि फ्लेम एज अ सोर्स काम नहीं करता वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स इन दी फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर ऑब्जर्व ड्यू टू दी। तो जो ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली इनाइन की वजह से भी अंडर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स आते हैं। आयोनाइजेशन बाय दी अनडिजायर्ड सब्सटेंस के जो आयोनाइजेशन होती है वो भी अंडर एस्टिमेशन रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्लेम बैकग्राउंड इमिशन की वजह से भी अंडर एस्टिमेशन रिजल्ट्स आते हैं। तो सो नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अ मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा मेथड हम जनरली यूज़ करते हैं
हमारे पास जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन आती है फ्लेम की वजह से, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, जिसमें एक्चुअल में हमारे एनालाइट की जो एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए वो नहीं आती, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड इमिशन आ जाती है, बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन आ जाती है, जिनकी वजह से आपके एक्चुअल में एनालाइट की एब्जॉर्प्शन का पता ही नहीं चलता। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम एक करेक्शन डिवाइस लगाते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो कॉन्टिन्यूम सोर्स मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्मिथ-हेफ्टेज मेथड भी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो बोथ ए एंड बी यूज़ होते हैं। तो मैं एक शॉर्ट डिटेल आपको इसकी शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल में हमारे पास जो एनालाइट की एब्जॉर्बेंस होती है, एब्जॉर्बेंस ऑफ एनालाइट, तो हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, आपकी टोटल एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए, किस किस की, आपके एनालाइट की प्लस जो बैकग्राउंड एब्जॉर्बेंस आई उसकी, टोटल एब्जॉर्बेंस माइनस बैकग्राउंड जो एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आप टोटल एब्जॉर्बेंस में से बैकग्राउंड एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं तो आपके एक्चुअल में एनालाइट की एब्जॉर्बेंस आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड हैं। तो कॉन्टिन्यूस सोर्स मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, तो कॉन्टिन्यूस सोर्स मेथड जनरली इसमें 2 टाइप्स के हम सोर्सेज यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं हॉलो कैथोड लैंप भी यूज़ करते हैं, एंड उसके साथ साथ ड्यूटेरियम लैंप भी यूज़ करते हैं। तो 2 सोर्सेज हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो हैलो कैथोड लैंप होता है बेसिकली ये हमें देता है टोटल एब्जॉर्बेंस। क्या दे देता है, दिस गिव्स दी टोटल एब्जॉर्बेंस, यानी कि आपकी एनालाइट की भी और साथ साथ, यानी कि आपकी एनालाइट की भी और साथ साथ बैकग्राउंड जो एब्जॉर्बेंस होती है वो भी देता है हैलो कैथोड लैंप। जबकि जो ड्यूटेरियम लैंप होता है इट ओनली अलाउ दी, ये आपके पास जस्ट और जस्ट क्या करता है, इट गिव ओनली दी बैकग्राउंड इमिशन, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन देता है। तो भाई आप टोटल में से बैकग्राउंड निकाल लेंगे फाइनली तो आपकी एक्चुअल में एनालाइट की आ जाएगी। तो ये इस करेक्शन मेथड है। इसी तरह सेकंड मेथड है, इसको कहते हैं हेफ्टिच, स्मिथ-हेफ्टिच मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जनरली ओनली हॉलो कैथोड लैंप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हॉलो कैथोड लैंप यूज़ करते हैं। और इसमें जनरली जो हमारा प्रोसेस होता है, हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज या इसमें करंट अप्लाई करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना वोल्टेज या करंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर आपकी एब्जॉर्बेंस आती है, टोटल एंड बैकग्राउंड। अगर आप क्या करते हैं, लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, व्हेन लो वोल्टेज इज अप्लाइड या लो करंट अप्लाई किया जाता है, तो उसके रिजल्ट में आपको टोटल एब्जॉर्बेंस मिलती है। क्या मिलती है, टोटल एब्जॉर्बेंस मिलती है। और जब आप इसका हाई करंट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हाई करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपको ओनली बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन मिलती है। तो इसी तरह फिर आप क्या करते हैं, टोटल में से बैकग्राउंड निकाल लेते हैं, तो आपका एक्चुअल में किस किया जाती है, एब्जॉर्बेंस एनालाइट किया जाती है। तो दिस इज़ दी करेक्शन मेथड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो आप यूज़ करते हैं इन दी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अ फ्लोरेसेंस इन विच एक्साइटेशन लाइन एंड फ्लोरेसेंस लाइन हैव द सेम अपर एनर्जी लेवल्स कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस। तो स्टूडेंट्स जो फ्लोरेसेंस की होती है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस, एक होती है रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, और एक होती है स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है, ये फिर एक्साइटेड स्टेट होती है, एंड देन एक्साइटेड स्टेट 2 होती है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, इस तरह की स्टेट्स होती हैं। तो बेसिकली जो हमारा सैंपल होता है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और उसके बाद जब वापस आता है तो वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। तो दिस इज़ नोन एज एटॉमिक फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंट मेथड है। तो डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस में होता क्या है बेसिकली, तो इसमें हमारे पास इस तरह की यानी कि एमिशन होती है। आपका सैंपल यहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइक दिस वन, ये सैंपल पड़ा हुआ है, ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा और ये चला जाएगा एक्साइट होके, और फिर जब इसकी डी एक्साइटेशन होती है तो सिर्फ E2 एनर्जी लेवल से E1 में आता है, बस यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपके पास हैं सेम अपर एनर्जी लेवल, ये जो अपर एनर्जी लेवल है E1 और E2, आप देखें तो इसमें दोनों की दोनों क्या हैं, सेम एनर्जी है, दोनों की सेम एनर्जी है, एनर्जी जो डिफरेंस है वो सेम है। ओके हो गया। तो दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस। इस तरह एक रेजोनेंस फ्लोरेसेंस होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड। तो रेजोनेंस में एक्चुअल में होता क्या है, तो इसमें एक्चुअल में ये ग्राउंड स्टेट है, तो इसमें इस एक्साइटेड स्टेट 1 में जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इमिट होकर दोबारा ग्राउंड में आती है। तो इस केस में दोनों में देखें तो एनर्जी जो है लेवल क्या है, एमिशन लाइन एंड फ्लोरेसेंस लाइन जो है ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। तो दिस इज़ नोन एज रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहते हैं।
इस तरह जो थर्ड टाइप है उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें इस तरह इमिशन होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, दिस इज़ नाउन एज एक्साइटेड स्टेट, और ये इसके बाद फिर ये वाली लाइन आती है इस तरह की। तो इसमें देखें तो आपकी जो अपर एनर्जी लेवल्स हैं दोनों की दोनों, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो एनर्जी जो है दोनों में अपर एनर्जी लेवल में डिफरेंट है, तो इट इज़ नाउन एज स्टेप वाइज लाइन फ्लोरिसेंसेस को कहते हैं। दिस इज़ द टाइप। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंटेशन इन द फ्लोरिसेंस। तो फ्लोरिसेंस में हमने 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने होते हैं, एक होता है डिस्पर्सिव, एक होता है नॉन डिस्पर्सिव। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस अच्छी तरीके से देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो हमारे पास जो डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मोनोक्रोमेटर हम यूज़ करते हैं बेसिकली, एग्जिट स्लिट विड्थ मोर होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्लिट, और इसके अलावा और इसकी जो ऑप्टिकल इमिशन होती है वो बेटर होती है दैन दी नॉन डिस्पर्सिव। तो दिस इज़ दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन होती है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन डिस्पर्सिव, बिकॉज इसमें हम क्या यूज़ करते हैं बेसिकली मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। तो जब मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलती है, ट्रांसमिटेंस लोअर मिलती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट द इवेल्यूएशन मेथड फॉर द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने डिफरेंट इवेल्यूएशन मेथड पढ़े हैं, एक को हम कहते हैं कैलिब्रेशन मेथड, एक होता है सैम्पल स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, और एक इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड। तो एक नया नेम आपके सामने आ रहा है, इसको हम कहते हैं सैम्पल ब्रैकेटिंग। दिस इज़ नाउन एज सैम्पल ब्रैकेटिंग, दिस इज़ नाउन एज सैम्पल ब्रैकेटिंग। तो ये बेसिकली हमारा लीनियर कैलिब्रेशन कर्व मेथड होता है, दिस इज़ रिजेंबल विद दी कैलिब्रेशन कर्व मेथड। तो सैम्पल ब्रैकेटिंग मेथड में जनरली दिस इज़ आवर कैलिब्रेशन कर्व मेथड ही होता है एंड यूज्ड व्हेन फ्यू सैंपल्स आर टेस्टेड। तो जब आपने बिल्कुल यानी कि चंद 1 या 2 सैंपल आपने क्या करने होते हैं, आपने एनालाइज करने होते हैं, टेस्ट करने होते हैं, तो तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें आपकी कंप्लीट जो कैलिब्रेशन कर्व होती है वो नहीं बनती, ये इसका मेज यानी कि डिसएडवांटेज भी है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं सिंपल, इसमें भी हम क्या लेते हैं वो जो स्मॉल सैंपल्स हैं, थोड़े से सैंपल हैं, उनके स्टैंडर्ड बना लेते हैं और फिर हम कैलिब्रेशन लीनियर कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करते हैं। तो वो जो कैलिब्रेशन कर्व होती है वो कंप्लीट यानी कि कैलिब्रेशन कर्व नहीं होती, क्योंकि ड्यू टू द लिमिटेड सैंपल। तो दिस इज़ नाउन एज सैंपल ब्रैकेटिंग भी इसको कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों मेथड, और फोर्थ आप कह लें कि जो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड है, ये सारे मेथड यूज़ होते हैं एज आ इवैल्यूएशन मेथड। तो ये थी जी आज की हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, नोट करना है और साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।